कल हमारी क्लास में जो अंतिम क्लास थी इससे पहले वाली, उसमें हम लोगों ने नामकरण के बारे में जानकारी ले रहे थे और मैंने उस समय बताया था कि कुछ एक और स्पेशल टाइप टॉपिक रह जाते हैं जिनके हम नामकरण उदाहरण हैं जिनके हम नामकरण लिखेंगे। जो भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे, 8 एग्जाम्पल दिए थे, 8 एग्जाम्पल आपने किए होंगे, आपसे आसानी से हो गए होंगे और आगे के एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपके जो लिगेंड मैंने लिए हैं वो लिए हैं द्विदंतक प्रकार के। EN के बारे में मैंने आपको बताया था एथिलीन डाई एमीन है। पूरा पैटर्न सूत्रों का वही चलेगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है सूत्रों का क्या होना है क्या नहीं, तो पैटर्न वही चलना है। इसलिए पैटर्न का मेरा मतलब जो सूत्र हमने काम लिए हैं वही के वही सूत्र काम आने हैं, बस थोड़ा बहुत जो कुछ बदलाव होगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखें, अगर संकुल का प्रकार देखेंगे तो हमारे पास किस प्रकार का है, संकुल धनायन और साधारण ऋणायन। तो यहाँ पे हम जो नाम देंगे सबसे पहले कैसे लिखते हैं, लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला की आवश्यकता ही नहीं है। 3 है तो संख्यात्मक पूर्व लग्न भी लगेगा और संख्यात्मक पूर्व लग्न होता है 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस प्रकार से होता है। कोबाल्ट है, ये चूँकि कोबाल्ट जो है धनायन के रूप में आया इसलिए 8 नहीं लगेगा, तो कोबाल्ट लिखा जाएगा केवल। Cl3 जो है उसको क्लोराइड लिखा जाएगा, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रकार की प्रतिक्रिया हो गई इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें, जिन लिगेंडों के नाम के अंदर ही डाई ट्राई मौजूद हो, जैसे इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन, तो इनके लिए जब संख्या लिखी जाती है, जैसे मान लीजिए एथिलीन डाई एमीन 2 होते तो क्या लिखते हैं हम, डाई एथिलीन डाई एमीन। तो ये लिखना गलत है, यानी जिनके खुद के नाम में डाई ट्राई शब्द जुड़े हों उनके लिए संख्या के लिए 2 के लिए तो लिया जाता है बिस काम में, 3 के लिए लिया जाता है ट्रिस काम में, और 4 जो है उसके लिए टेट्रा किस काम में लेते हैं। तो मूलतः तो ये ज़्यादा ज़रूरी है 2 और 3, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। तो आप देखें अब इसका नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले किसका लिखेंगे, लिगेंडों का नाम। तो 3 है तो 3 के लिए ट्रिस, ठीक। इसके बाद ट्रिस आ चुका है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमीन। तो ये हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन। फिर से देख लें, लिगेंड के नाम में अगर डाई ट्राई आता है तो संख्यात्मक पूर्वलग्न फिर डाई ट्राई नहीं रहते हैं, वो बिस या ट्रिस के रूप में लिखे जाते हैं। तो एथिलीन डाई एमीन। दूसरी बात, अगर बिस और ट्रिस के रूप में लिख रहे हैं तो जो लिगेंड है उसका नाम हम छोटे कोष्टक में सेट करते हैं, तो ट्रिस एथिलीन डाई एमीन। अब देखें कोबाल्टेट नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, कोबाल्ट। इसके बाद कोष्ट ये मैंने छोड़ दिया छोटा कोष्टक, ऑक्सीकरण अवस्था के लिए Cl3 के लिए ट्राई क्लोराइड नहीं केवल क्लोराइड, क्योंकि साधारण है तो कोबाल्ट क्लोराइड। ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो देखें इनकी कितनी है, एथिलीन डाई एमीन जो है उस पर 0 आवेश होता है, आप देख लेना लिस्ट में कई बार बताया। तो ये तो 0 है, इस पर कितना हो गया 3, तो 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा, तो ऑक्सीकरण अवस्था हो गई 3rd। तो ये हमारे पास इसका आसानी से नाम निकल गया है, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अगले को देखेंगे, ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे चाहे क्रोमियम लिख देता हूँ, कोई भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं ये हो गया। अब लेते हैं अगला। अगले में देखें, आप लोग इस संकुल को सबसे पहले चेक करेंगे किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमको ना तो धनायन दे रखा है पीछे की तरफ, केवल ऋणायन ऋणायन हिस्सा दे रखा है, यानी कोष्टक तो दे रखा है लेकिन कोष्टक के बाहर की तरफ कुछ भी, ना तो आगे की तरफ ना पीछे की तरफ कुछ दे रखा है। तो आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने शुरू में भी बताया था कि कोष्टक के बाहर की चीज़ें विशेष महत्व नहीं रखती हैं। जो चीज़ नहीं है उसे नहीं लिखेंगे, जो है उसे लिख देंगे। तो मूलतः कौन महत्व रखता है, बड़ा कोष्टक महत्व रखता है। तो बड़े कोष्टक के हिसाब से आप चालू कर देंगे। अगर ये ऋणायन है तो सोच लेना आगे वाला क्या रहा होगा, धनायन। अब धनायन है ही नहीं, लिखा ही नहीं, तो हम भी उसको नहीं लिखेंगे, तो उस हिस्से को हटा दें। अब यहाँ से किसकी स्टार्टिंग करते हैं बड़े कोष्टक में, सबसे पहले लिखते हैं लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेटो।
ऑक्जेलेटो ओ से स्टार्ट होता है, स्पेलिंग है OXALATO, और क्लोरो होता है C से स्टार्ट, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये कौन से पर आएगा, O आता है 15वें नंबर पर। तो ये तीसरा नंबर जो है इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। तो देखिए, अच्छा ऑक्जेलेटो में कहीं डाई ट्राई नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके संग संख्यात्मक पूर्वलग्न हमको डाई ट्राई लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसको और सुलभ बनाने के लिए मैं इसको ट्वाइस कर देता हूँ और इसको भी ट्वाइस कर देता हूँ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इसको डाई ऑक्जेलेटो लिखेंगे, ना कि बिस ऑक्जेलेटो, यानी द्विदंतुक त्रिदंतुक से पहले डाई ट्राई बिस लगाने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, जिन लिगेंडों में खुद में डाई ट्राई आते हैं उनमें बिस और ट्रेस लगाए जाते हैं। तो देखिए नाम लिखेंगे, सबसे पहले डाई क्लोरो, ठीक। उसके बाद अगला नंबर किसका है, डाई ऑक्जेलेटो, डाई क्लोरो डाई ऑक्जेलेटो। अब क्या है, क्रोमियम। अब बात आती है साहब इसको क्रोमेट लिखें या फिर क्या लिखें, तो आप ध्यान देंगे जो क्रोमियम है वो कौन सा हिस्सा है, ऋणायन का हिस्सा। ये पूरा कौन सा हो गया, ऋणायन, ऋणावेश लग रहा है तो ये पूरा ऋणायन है, और यहाँ धनावेश होता तो ये धनायन। तो ऋणायनों में धातुओं के संग 8 लगता है, क्रोमियम में से ईएम हटा देंगे और 8 लगा देंगे तो बन जाएगा क्रोमेट, ठीक। क्रोमेट के बगल में ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, कितनी आएगी वो बात की बात। दूसरा एक पॉइंट और है इसमें, अगर किसी के संग आगे धनायन या पीछे ऋणायन नहीं दे रखा हो साधारण प्रकार का, तो इस पर कोई ना कोई आवेश रहेगा। यहाँ पर -3 हो सकता है, हो सकता था +2 होता, +1 होता, कोई भी आवेश होता। तो अगर यहाँ पर आवेश दे रखा है तो नाम के अंत में आपको आयन शब्द जोड़ना है। तो यहाँ पे -3 है, इसलिए यहाँ पर आयन शब्द और जोड़ना पड़ता है। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे चेक करते हैं, तो देखो ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो पे आप देखना ये सूत्र था COO- COO-, मतलब कितना हो गया, 1 पर -2 है तो 2 पर कितना हो गया, -4, और इस पर कितना हो गया, -2, तो कितने हो गए टोटल, -6। अंदर की तरफ -6 और बाहर की तरफ -3 है, 6 -3। मैंने कहा आवेश को नहीं देखें, जोड़ करना घटाना, सीधा सा ज़्यादा में से कम को घटा दे, 6 - 3 करने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड, ठीक। तो नाम हो गया डाई क्लोरो डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। क्रोमेट क्यों, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ऋणायन के रूप में है, तो क्रोमेट थर्ड आयन। इसको देखते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिसके संग भी कार्बोनिल लिगेंड आता है, कोई भी धातु के संग अगर कार्बोनिल लिगेंड आता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था स्वतः ही शून्य हो जाती है। तो ये वाला संकुल में भी ना आगे धनायन है ना पीछे ऋणायन है, तो ये कैसा, ना इस पर कोई आवेश है। देखें यहाँ पर आगे धनायन नहीं पीछे ऋणायन नहीं, लेकिन इस पर आवेश है। यहाँ पर ना आगे धनायन ना पीछे ऋणायन, इस पर भी कोई आवेश नहीं है। तो ये कैसा लिगेंड माना जाएगा, इसे कहते हैं उदासीन लिगेंड। जिस लिगेंड पर कोई आवेश नहीं होता, जिस संकुल पर कोई आवेश नहीं होता, उसे हम कहते हैं उदासीन संकुल। तो ये कैसा संकुल हो जाएगा, उदासीन। तो यहाँ देखें कितने हैं, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, कितने हैं 5, तो पेंटा कार्बोनिल, ठीक, पेंटा कार्बोनिल। अब देखें इसमें Fe के संग, Fe को फेरेट लिखें या आयरन लिखें या फेरियम लिखें, क्या लिखना है हमको, तो यहाँ पे देखेंगे पेंटा कार्बोनिल, क्या ये धनायन है, तो उत्तर है नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई धनावेश नहीं है। क्या ये ऋणायन है, नहीं है, तो इसमें जब तक ऋणायन नहीं आएगा तब तक हम फेरेट वेरेट नहीं लगाते, तो इसका सिंपल नाम लिखते हैं पेंटा कार्बोनिल आयरन। फेरियम भी लिख सकते हैं, लेकिन आयरन इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, आयरन। अगला पॉइंट बता रखा है कि केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अवस्था तो बता रखा है, CO के संग सभी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है, तो इसलिए हम इसके कोष्टक में इस तरह से 0 लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसको देखते हैं, 12 के लिए शब्द जो काम में लिया जाता है, 10 के लिए लिया जाता है डेका, फिर 11 के लिए लेते हैं अनडेक और 12 के लिए लेते हैं डोडेक। तो इसे कहेंगे हम डोडेक कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा, डोडेक। पेंट को पेंटा बोलते तो ऐसे डोडेका, डोडेका। तो ये किसके लिए शब्द काम में आया है, 12 के लिए। फिर डोडेका 12 क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल।
मैग्नीज कितने हैं इसमें? 3, तो ट्राई मैग्नीज। और ऑक्सीकरण अवस्था 0 आ जाएगी क्योंकि CO लिगेंड के संग है, इसलिए CO के संग सभी धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था 0। यहाँ एक बात ध्यान करने की है कि ये जो धातु है ये भारी धातु नहीं है। अगर K3 होता तो केवल पोटेशियम लिखते, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते, लेकिन कोष्टक के अंदर की चीज़ों के लिए सभी के संख्यावाची शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 12 है तो डोडक है और ये 3 है तो ट्राई। तो ये आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई और हो जिसके ऊपर प्लस लगा रहता तभी भी लास्ट में क्या लिखा जाता? आयन लिखा जाता, लेकिन उसमें 8 वगैरह नहीं आते, ऋणायन में ही 8 आते हैं। तो ये नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक विशेष प्रकार का नाम है जो सामने आपको दिख रहा है, ऐसे यौगिक सामान्यतः हमारी BSc की क्लास में या IIT के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखा है, बाकी इसका डिटेल नहीं दे रखा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है संकुल इस प्रकार के, यहाँ पे देखिए इसके कुछ लिगेंड ये रहे, उसके कुछ लिगेंड ये रहे, लेकिन ये दोनों लिगेंड ऐसे हैं जो इसके संग भी जुड़े हुए हैं और इसके संग भी जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से दो भिन्न भिन्न सड़कों को एक सेतु यानी पुल जोड़ देता है, ऐसे ही इन लिगेंडों ने दो धातुओं को पुल की तरह जोड़ दिया है। इसलिए इनको हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स यानी सेतु संकुलों के नाम से जानते हैं। ये है सेतु, सेतु का मतलब है पुल यानी ब्रिज संकुल, ब्रिज कॉम्प्लेक्स, तो ये इनको कहा जाता है। तो ऐसे यौगिकों का नाम कैसे दिया जाए? तो ये सेतु संकुल आप पहचान सकते हैं, खूब दिख जाते हैं अच्छे से, जिनके दो धातुओं के बीच में जोड़ने वाले हैं उनको हम सेतु संकुल कहते हैं। तो देखो कैसे नाम देते हैं। तो जो हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का मतलब है जिस भाषा में हम लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारा बाएं से दाएं की ओर जाने का प्रचलन है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही प्रचलन आपको चलाना है, बाएं से स्टार्ट करेंगे और दाएं तक चले जाएंगे। सबसे पहले इसका नाम, फिर इनके लिगेंडों का। तो इस तरह से देखते हैं कैसे करते हैं, पहले इस हिस्से का फिर उस हिस्से का। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 4 एमीन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, टेट्रा एमीन, ठीक। अब देखें पहले ये तो निश्चित है कि धातु के नाम से पहले लिगेंडों का नाम आता है। एल पहले है, एम बाद में, लिगेंड पहले है, मेटल बाद में, ठीक। तो इसमें कितने लिगेंड हैं CO से जुड़े हुए? 4 तो ये रहे, 5 और 6। लेकिन ये वाले क्या है, कॉमन हो रहे हैं, दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो जो लिगेंड कॉमन होते हैं उनको दिखाने के लिए हमको म्यू शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना है? म्यू। तो देखिए टेट्रा एमीन, म्यू, NH2 जो है उसको कहा जाता है एमीडो। किस नाम से जाना जाता है? एमीडो। इन दोनों में देख लेंगे किसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर आता है। तो ये एमीडो A से स्टार्ट होता है और ये नाइट्रो है N से स्टार्ट होता है। ये 14वें नंबर पर है, ये पहले पे। तो म्यू एमीडो, ठीक। उसके बाद फिर म्यू नाइट्रो, ठीक, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो। अब किसका नंबर है? अब ये क्या है? कोबाल्ट। यहाँ पे चूंकि कोई ये पूरा का पूरा ऐसा क्या धनायन, तो 8 का तो कोई झंझट ही नहीं है, तो ये हो जाएगा नाइट्रो कोबाल्ट। और कोबाल्ट के लिए हमने ऑक्सीकरण, किसी भी यौगिक में चाहे कितनी भी धातु हो, केंद्रीय धातु, उन सभी के बगल में ऑक्सीकरण अंक लिखे जाते हैं। तो यहाँ कोबाल्ट ये रहा और कोबाल्ट वो रहा, तो दोनों के ऑक्सीकरण अंक लिखे जाने हैं। तो म्यू नाइट्रो कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था छोड़ दिया। उधर देखें क्या होगा, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा म्यू एमिडो टेट्रा एक्वा। अब इसमें एक बात ध्यान रखें कि अगर आपने एक बार लिगेंडों के नाम लिख लिए हैं जो साझेदारी वाले लिगेंड हैं, तो इनको फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखे जाते हैं, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो कोबाल्ट, और फिर क्या आ जाएगा, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट।
ठीक, कोष्टक बंद, और उसके बाद लास्ट क्या आ जाएगा, क्लोराइड। अब बात आती है इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालें दोनों का। तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए देखिए इनका कितना है, NH3 पर आवेश कितना होता है, 0, H2O पर कितना है, 0, इनका कॉलम खत्म। NH2 पर -1 होता है, NO2 पर -1 होता है, तो कितना हो गया, -2। Cl4 पर कितना हो गया, -4, तो -4 और -2 टोटल हो गए -6। -6 को बराबर बराबर बांट दो, 3 इधर बांट दो और 3 इधर बांट दो, तो टोटल आ जाएगा 3rd, और इधर भी क्या जाएगा, 3rd। तो इस प्रकार से आप इजी गोइंग इनका नाम दे सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेट्रा एमीन, म्यू नाइट्रो, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो कोबाल्ट 3rd, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इस प्रकार से आप इसका नाम दे सकते हैं। इसमें एक छोटा सा सुधार कर ले, ये जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था देवनागरी लिपि, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा सुधार ये कर लेंगे। एक बार इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, और उसके बाद अगला नंबर किसका लिख देंगे, कोबाल्ट का। इससे क्या होगा, दोनों के कॉमन आ जाएंगे, वो फिर एक के संग नहीं रहेंगे, कोबाल्ट। ठीक, और कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण अवस्था हमने निकाली, अभी कितनी आ गई, 3rd हो गया। टेट्रा एमीन कोबाल्ट, ये हिस्सा कंप्लीट। अब इन दोनों को इन दोनों के बीच में लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू एमिडो और म्यू नाइट्रो। अब ठीक है, और फिर क्या जाएगा, फिर अगला स्टेप आ जाएगा टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्लियर है। तो इस प्रकार कोई ब्रिज कंपाउंड, हालांकि आज तक कभी ये बुक चल रही है 4 या 5 सालों से, कभी भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको आगे की भविष्य की जानकारी हो तो उस हिसाब से ये ठीक क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट, फिर ये दोनों, फिर वो, और फिर लास्ट का स्टेप। तो इस प्रकार से हमारा नामकरण होता है कंप्लीट IUPAC नामकरण में। अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे। IUPAC नामकरण के बाद जो अगला टॉपिक है वो है समावयवता। समावयवता इसे बोला जाता है इंग्लिश में आइसोमरिज्म। तो ये देखिए, आइसोमरिज्म या समावयवता, ये टॉपिक मूल रूप से जो है पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होता था, लेकिन आजकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ठीक, क्या होता है समावयवता, आइसोमरिज्म क्या होता है, तो इसके लिए एक सिंपल फैक्ट ये है कि इसमें अणु सूत्र समान होने चाहिए। जैसे दो अलग अलग यौगिक हों, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, CONH3Br2 और बाहर लिख दिया हमने Cl। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिखा CONH3 का होल 4 BrCl और बाहर कर दिया Br को। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे दोनों के अणु सूत्रों को, एक कोबाल्ट 4 NH3 4 NH3, 2 ब्रोमीन 1 2 2 ब्रोमीन, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। अगर पूरे यौगिक को देखें तो दोनों के अणु सूत्र समान होते हैं। तो पहली बात तो समावयवता में 2 या 2 से अधिक यौगिकों की आवश्यकता होती है। पहले तो ये क्लियर हो, कम से कम 2 यौगिक चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इन दोनों यौगिकों के अणु सूत्र कैसे होने चाहिए, समान, यानी दोनों एक जैसी सूत्र वाले होने चाहिए, परमाणु सारे समान होने चाहिए। लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर बाहर Cl है और यहाँ पे बाहर क्या है, Br है। ऐसी कोई और भिन्नता हो सकती है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन गुणों में भिन्नता होती है, या फिर 2 चीज़ों में भिन्नता देखी गई है सामान्यतः। एक तो संरचना में, यहाँ देख सकते हैं दोनों की संरचनाएं अलग अलग हो रही हैं, और एक हो सकती है त्रिविम विन्यास में। त्रिविम विन्यास का मतलब होता है जमावट का तरीका। जैसे मान लीजिए, जमावट का तरीका कैसे हो सकता है, मान लीजिए 2 लिगेंड हैं, Ni है, यहाँ पे 2 लिगेंड तो Cl जुड़ रहे हैं
और 2 लिगेंड CN जुड़ रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर दोनों CN नीचे की तरफ है और दोनों Cl कैसे हैं, ऊपर की तरफ, यानी समान लिगेंड समान दिशा में है। वहीं अगर ये ऐसे हो जाए Cl CN CN Cl, अब देख सकते हैं एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे, एक CN ऊपर एक नीचे, तो दोनों में जो परमाणुओं के लिगेंडों की जमने की व्यवस्था है वो कैसी हो चुकी है, भिन्न भिन्न हो चुकी है। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं कौन सी, त्रिविम व्यवस्था। ठीक, तो देखिए वे 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न होती हैं, या फिर त्रिविम विन्यास व्यवस्था कैसा होता है, भिन्न होता है, ऐसे यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं। दोबारा सुन लें, इन दोनों में संरचनाएं भिन्न आ रही हैं, यहाँ पर लिगेंड के रूप में Br जुड़ा है, यहाँ पे लिगेंड के रूप में Cl जुड़ा, तो बात ही बदल गई, इसका मतलब यौगिक बदल गया, संरचना अलग हो गई। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें कहते हैं हम संरचनात्मक समावयवी। कौन से समावयवी हो जाएंगे ये दोनों, संरचनात्मक समावयवी। इंग्लिश में बोला जाता है इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहाँ पे देखें अणुसूत्र समान है, ठीक, संरचना भी समान है। कैसे समान है, निकल से 2 Cl और 2 CN, यहाँ भी 2 Cl और 2 CN ही जुड़े हुए हैं, तो संरचना भी समान है। तो वे यौगिक 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन जो लिगेंड है उनका विन्यास भिन्न है, उनका जो स्टीरियो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, अलग अलग। स्टीरियो का मतलब यही होता है कि त्रिविम में जो जमे हुए फैले हुए हैं वो अलग अलग तरह से फैले, तो जिनकी अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं हम त्रिविम समावयवी या फिर स्टीरियो आइसोमर्स। तो कुल मिलाकर के समावयवी की बात करें तो देखते हैं समावयवता में हमारे पास 2 तरह की समावयवता आती है निकल करके। एक तो आती है संरचनात्मक, संरचनात्मक को कहा जाता है स्ट्रक्चरल। एक आती है त्रिविम समावयवता, इसे कहते हैं हम स्टीरियो। ठीक है, ये हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और वो हो गई स्टीरियो। जो बताया था अगर अणुसूत्र समान और संरचना भिन्न तब तो संरचनात्मक है, अणुसूत्र समान और त्रिविम विन्यास भिन्न तो त्रिविम समावयवता है। अब देखिए ये जो है हमारे पास कई तरह की है, कौन कौन सी है। एक है हमारे पास आयनन समावयवता जिसे कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सेकंड नंबर है हमारे पास जल योजन समावयवता, ठीक, इसे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तीसरी है हमारे पास जल योजन के बाद उपसह संयोजन समावयवता जिसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, 3 हो गए, 3 के बाद मैं चौथी यहीं लिख रहा हूँ। चौथे नंबर की हमारे पास लिंकेज जिसे कहते हैं हम बंधनी समावयवता। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद आती है हमारे पास लिगेंड आइसोमेरिज्म। किस नाम से जानी जाती है, लिगेंड। दोबारा देख लें, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन यानी जल योजन, बंधनी यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, और ये कौन सी हो गई, लिगेंड आइसोमेरिज्म। और एक होती है हमारे पास उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशंस आइसोमेरिज्म। तो देखिए हमारे पास कुल मिला के 6 प्रकार की समावयवता है, किसकी, स्ट्रक्चरल की। अब इनको अगर अपन सामान्य से पारिभाषिक रूप से देखें, फिर से देख लें। समावयवता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं स्टीरियो के भी बता देता हूँ। 2 रूप इसके होते हैं, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं हम ज्योमिति समावयवता, और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के कई तरह की समावयवता सामने आ गई हैं। अब आप एक एक चीज़ देख लें।
समावयवता का मतलब बता दिया, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना या त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। किसी में संरचनाएं भिन्न होती है, किन्हीं में त्रिविम व्यवस्था, तो उन्हें हम समावयवी कहते हैं। यदि संरचनाएं भिन्न है तो उनको संरचनात्मक समावयवी या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, और अगर त्रिविम व्यवस्थाएं भिन्न है तो उनको त्रिविम समावयवी। त्रिविम समावयवी हमारे पास दो तरह के हैं, जब डिटेल पढ़ेंगे तो हम इनकी स्टडी करेंगे। एक ज्योमिति होते हैं, एक प्रकाशिक। जैसा नाम है वही चीज़ भिन्न होनी चाहिए। ज्योमिति को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं और प्रकाशिक को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन ज्योमिति भिन्न हो तो ज्योमिति समावयवी, और प्रकाशिक गुण भिन्न हो। ये कौन सा प्रकाशिक गुण है इसको स्टडी करेंगे तो उसे प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। अब यहाँ देखें, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन आयनित होने वाली प्रजाति अलग अलग होती है तो आयनन समावयवी। दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें जल के अणुओं की संख्याओं में भिन्नता होती है, कहाँ पे होती है ये बताएंगे, उससे जलयोजन समावयवी। बंधित होने वाला परमाणु भिन्न भिन्न हो, लिगेंड का जो परमाणु बंधित हो अगर वो भिन्न हो जाए तो बंधनी। उपसह संयोजन समावयवी, जो उपसह संयोजन दर्शाने वाले लिगेंड हैं केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले, वो अलग अलग हो जाए तो उपसह संयोजन समावयवी। लिगेंडों की संरचना में भिन्नता आ जाए तो लिगेंड समावयवी। और उपसह संयोजन स्थिति यानी ये सेतु लिगेंडों में पाई जाती है, इसको मैं अलग से बता दूंगा, ये थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास संरचनात्मक समावयवता। तो मैंने आपको समावयवता का एक आउटलाइन आपके सामने रख दिया है। कल हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ को पकड़ेंगे कि इसमें से किस समावयवता का कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन जनरली यही है कि आपको यौगिक दे देता है और कहता है कि इसकी पहचान की, एक तो परिभाषा आ सकती है सीधा सीधा, और दूसरा यौगिक दे दिए दो और कहा इन दोनों में कौन सी समावयवता मौजूद है। तो आप दोनों को चेक करके देखेंगे कि उनमें आयनन है, जलयोजन है, तो उसकी पहचान का तरीका बताएंगे। कल हम इस चर्चा को करते हैं। थैंक यू।